नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन, आप सभी का मित्र। कानून का एक ऐसा सेक्शन है जिसे मुझे लगता है उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। तो वह जानकारी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है, तमिलनाडु में एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी होती है। अनक्लेम्ड डेड बॉडी मतलब एक लावारिस लाश। और आप सभी को पता है जो अनक्लेम्ड डेड बॉडी होती है, लावारिस लाश, इसे मुर्दाघर में रखा जाता है मिनिमम 3 से 4 दिन। अब 3 से 4 दिन में यदि वो बॉडी लेने कोई आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवारजनों को वो सुपुर्द कर दी जाती है। लेकिन यदि 3 से 4 दिन इंतजार करने के बाद भी कोई उस बॉडी पर क्लेम नहीं करता है, कोई लेने नहीं आता, कोई परिवार का सदस्य, तो ऐसी स्थिति में आप सभी को पता है पुलिस उसका दाह संस्कार कर देती है। यदि वो जो डेड बॉडी है उसका कोई धर्म पता है कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है या कोई और धर्म से है, तो उस अकॉर्डिंग करती है। नहीं, पुलिस ये प्रिजम्पशन करके चलती है कि वह हिंदू है, इसलिए उसको उसका दाह संस्कार कर देता है। खैर, जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, जो ये लड़की है, इसके साथ में क्या होता है, जो अनक्लेम्ड डेड बॉडी है, इसके साथ में 3 लड़कों के द्वारा बारी बारी से रेप किया जाता है। और रेप करने के तुरंत बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। और ऐसा करते हुए वही जो कार्यरत कर्मचारी होता है वो देख लेता है। अब स्टोरी में होता क्या है, जो 3 लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए थी रेप के तहत, मतलब 376 लगनी चाहिए थी, लेकिन उन पर किसी और धारा के तहत सजा उन्हें मिली। तो ये कैसे हुआ, ये स्टोरी है। अब इसमें होता क्या है, तमिलनाडु में एक लड़की होती है जो कि लावारिस लाश है, वो अस्पताल में रखी हुई है। तभी वहीं पर काम करने वाला एक कर्मचारी अपने साथ में ही 2 दोस्तों को भी बुला लेता है और उसे ध्यान में आता है कि ये जो डेड बॉडी है ये अब भी आई है। और वो चूंकि वो लड़की होती है जिसकी डेड बॉडी होती है, वो उसकी आयु लगभग 25 से 26 साल की होती है। और उसका एक एक्सीडेंट हुआ हुआ होता है उस लाश का। मतलब वो रात को जो लड़की है जा रही होती है रोड पे, तभी पीछे से एक कार आ रही होती है तेज गति से, और वो उसके टकरा जाती है। वो लड़की कुछ दूर जा करके गिरती है और उसके सर में चोट आती है। इस कारण उस लड़की की पूरी बॉडी सेफ रहती है, केवल सर में चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है मौके पर ही। अब पुलिस तुरंत पहुंचती है, उस लड़की को लेती है साथ में, और उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद में वो ला जो टक्कर देता है कार वाला, सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करती है। इन्वेस्टिगेशन में जब उसको पकड़ करके लेके आती है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन उससे पूछती है कि भाई आप कौन हो, क्या हो। तब वो बताता है कि भाई मैं तो रास्ते में जा रहा था और मेरा इस लड़की के साथ में ऐसा कोई संबंध नहीं है, ना मैं इसे जानता नहीं पहचानता। तो पुलिस को सबसे पहले ये लग गया कि भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये केवल एक कैजुअली हुआ है, मतलब आकस्मिक रूप से हो चुका, ये कोई इंटेंशनली नहीं हुआ है। अब आप सभी को पता है जब भी कोई क्राइम है या कोई भी कार्य है, यदि वो कैजुअली हो जाता है, एक्सीडेंटली, तो ऐसी स्थिति में उसे क्राइम नहीं माना जाता। अब चूंकि वो आदमी था, वो भी इंटेंशनली उसने एक्सीडेंट किया नहीं था, वो जानता नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था। इसीलिए उसे किसी और धारा के तहत, जिसे हम कहते हैं नेग्लिजेंसी की धारा लगाई गई उस पे, और कुछ समय की उसको जेल हुई। लेकिन उसने कोई मर्डर का अपराध नहीं किया। अब जैसे ही वो लड़की जो उसको पोस्टमार्टम के लिए वहां लेके जाते हैं और उसके बाद में उसे अस्पताल में रखते हैं, उसे कोई लेने नहीं आता, तो वो एक अनक्लेम डेड बॉडी होती है, अस्पताल में रखी हुई होती है। अब इसकी जानकारी वहीं पर एक कर्मचारी जो होता है उसे वो लग जाती है। अब वो रात को अपने वही साथ में 2-3 दोस्तों को भी बुलाता है और उसके साथ में बारी बारी से वो 3 दोस्त मिलकर के उस डेड बॉडी के साथ में रेप करते हैं। रेप करते हुए
पहले दिन करते हैं, उसके बाद में अगले दिन भी ऐसा ही काम करते हैं, और अगले दिन ऐसा करते हुए वही जो कर्मचारी होता है वो ये देख लेता है। देखने के बाद में इसकी सूचना वो तुरंत पुलिस वालों को देता है। पुलिस तुरंत जहां पर क्राइम होता है, जहां अस्पताल होता है, वहां तुरंत पहुंचती है और उस जो मौका है, वारदात है, जहां पर वो स्थल है जहां पर ये क्राइम हुआ, उसको तुरंत सीज कर दिए। सीज करने के बाद में वो जो तीनों लड़के हैं वो वहां से भाग चुके होते हैं। अब चूंकि उनमें से एक वही अस्पताल का कर्मचारी होता है, तो तुरंत पुलिस छानबीन करती है, तलाशी लेती है और उस लड़के को पकड़ती है जो वहां पर हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, जो वहां पर काम करता था, और उसके माध्यम से उन दोनों दोस्तों को भी पकड़ती है और तीनों को पकड़ के थाने लाती है। वहां पर चूंकि उनके 161 सीआरपीसी के तहत उनके बयान होते हैं, और बयान में जैसे ही पुलिस अपने अपने हिसाब से तीनों से पूछताछ करती है, तो वो तीनों कबूल भी कर लेते हैं कि भाई हमने ये क्राइम किया है, हमने उस लड़की के साथ में अनैतिक कार्य किए हैं। उसके बाद में सीआरपीसी सेक्शन 53 के तहत उन तीनों लड़कों की मेडिकल जांच होती है और वहां वो डेड बॉडी की भी जांच होती है। तीनों लड़कों का जो हमको सभी को पता है, जो सीआरपीसी सेक्शन 53 है, इसके तहत मेडिकल जांच में वो जो उनके शरीर से जितने भी एविडेंस बरामद होते हैं वो सबूत के तौर पर काम आते हैं। जैसे कोई बॉडी से बाल बरामद हुआ, या उनसे कोई कपड़ा हुआ, या कोई सीरम है, इन सभी की जांचें होती है क्योंकि डीएनए प्रोफाइल बनता है पूरा। और डीएनए प्रोफाइल करने के बाद में, और ये सभी जो डेड बॉडी से और उन लड़कों से जो सीरम के निशान है, बाल है, ये मिलते हैं, उससे यह बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि इन लड़कों ने रेप किया है, मतलब उस डेड बॉडी के साथ में संबंध बनाया, यह भी बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। उधर वो जो गवाह देता है, वो जो कर्मचारी वहां पर काम करने वाला जो देखता है ये करते हुए, पुलिस को सूचना देता है, वह भी उन तीनों को की शिनाख्त कर लेता है, उनकी पहचान कर लेता है कि यही तीनों थे और इन्होंने ही उस लड़की के साथ में ऐसा काम किया है। तो इस तरह से पुलिस के पास में बिल्कुल सारे एविडेंस हो जाते हैं उन तीनों लड़कों को सजा दिलवाने के लिए। पुलिस उन तीनों लड़कों को लेकर के कोर्ट पहुंचती है, वहां पर उन तीनों लड़कों के बयान होते हैं सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत, और वहां भी वो तीनों लड़के मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष स्वीकार कर लेते हैं कि हम तीनों ने ऐसा अपराध किया है। उसके बाद में हम सभी को पता है सीआरपीसी सेक्शन 211 के तहत जो आरोप है वो आरोप फ्रेम होता है, उन पर पुलिस चार्ज लगाती है। चार्ज में आप सभी को पता है उन तीनों लड़कों को सीआरपीसी सेक्शन 376 रेप के लिए पनिशमेंट, जिसमें हम सभी को पता है 20 वर्ष तक की सजा से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है आरपीसी सेक्शन 376 डी के तहत। चूंकि ये गैंगरेप था इसलिए जो एफआईआर में 376 डी लगाई जाती है, और 200 सीआरपी सेक्शन 211 के तहत पुलिस वाले जो है वहां पर आरोप फ्रेम करते हैं और वहां पे कोर्ट में पेश करते हैं। उसके बाद में अब यहां से मामला बड़ा पेचीदा होता है, और यहां से जो समझने वाली बात है यहां से स्टार्ट होती है। अब वहां पर जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं, इधर वो रेप हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उसको उन तीनों लड़कों को रेप की धारा के तहत सजा दिलवाना चाहते थे। वहीं वो जो लड़के हैं उनकी तरफ से जो एडवोकेट है वहां पर वो उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद में एक कानून की नई जानकारी यहाँ पे निकल के आती है। उन लड़कों की तरफ से वो प्रतिरक्षा में कहते हैं कि इन लड़कों ने जो रेप किया ही नहीं है। सबसे पहली बात, क्यों नहीं किया? क्योंकि रेप के लिए मुख्यतः 6 बिंदु आवश्यक है। उसमें से पहला जो है वो ये है कि रेप तभी माना जाता है जब लड़की की सहमति नहीं हो, एक बात। दूसरा, रेप के लिए दूसरा जो तत्व है वो ये है कि रेप के लिए जब वो माना जाता है जब लड़की की इच्छा के विरुद्ध ऐसे अनैतिक कार्य किए जाएं। ये रेप की डेफिनेशन में बता रखा है आईपीसी सेक्शन 375 के तहत। अब यहां पर वो जो एडवोकेट है सामने वाले जो उन लड़कों की तरफ से डिफेंस करते हैं वो ये बताते हैं कि यहां पर रेप की डेफिनेशन के तहत कोई क्राइम हुआ ही नहीं है 375 के तहत।
इसीलिए ये जो तीनों एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, इन पर रेप की धारा के तहत मुकदमा नहीं लगना चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए आईपीसी सेक्शन 297 के तहत। अब बात आती है आईपीसी सेक्शन 297 में है क्या, और वास्तव में आखिर में जो न्यायालय है वो तीनों उन लड़कों को जिन्होंने एक डेड बॉडी के साथ में गैंगरेप किया था, उन तीनों लड़कों को आईपीसी सेक्शन 297 के तहत ही सजा भी सुनाते हैं। अब इसमें बिल्कुल जब बारीकी से हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ ये है कि आईपीसी सेक्शन 297 जब लगती है जब मानव शव की अवहेलना की जाती है। अब मानव शव की अवहेलना मतलब कोई डेड बॉडी है, उसके साथ में अगर आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक अवहेलना ही है। तो इसी कारण इन तीनों जो अभियुक्त है इन पर आईपीसी सेक्शन 376 के तहत धारा नहीं लगती है, इनको 376 के तहत सजा नहीं मिलती है। इनको सजा मिलती है आईपीसी सेक्शन 297 के तहत, जिनमें इनको 1 वर्ष तक की सजा मिलती है और जुर्माना भी लगता है। अब यदि वो आईपीसी सेक्शन 376 डी लगती है उन पर, चूंकि उन्होंने एक तरह से 3 लोग थे, सामूहिक बलात्कार जैसे ही घृणित कार्य किया था जो कि बेहद शर्मनाक है। अगर 376 डी लगती है उन पे तो उन लोगों को 20 वर्ष तक की सजा से लेकर के आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। और यहाँ आईपीसी सेक्शन 297 के तहत जब उन्हें सजा सुनाई तो उनको केवल 1 साल तक की ही सजा सुनाई। तो ये एक कानून की जानकारी थी। खैर, इस स्टोरी के माध्यम से मैंने आप लोगों को देना इसलिए उचित समझा, आप लोगों को जो ये सेक्शन है इसकी जानकारी आसानी से समझ आई होगी। यदि मैं डायरेक्ट इस सेक्शन की जानकारी देता हो सकता है समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन तीनों सेक्शनों की जानकारी मिली है। यदि हम बात करें कौन कौन सेक्शनों की, तो मैं कंक्लूजन के तौर पे बताता हूँ आपको। आईपीसी में आपको पता पड़ा, आईपीसी सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन है। आईपीसी सेक्शन 376 में रेप के लिए पनिशमेंट है। आईपीसी 376 डी में गैंग रेप के बारे में बताया गया है, जिसमें 20 वर्ष तक की सजा से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यदि बात करें सीआरपीसी की कौन कौन से सेक्शनों की जानकारी मिली आपको, तो सीआरपीसी सेक्शन 53 के तहत जो भी बलात्कारी होता है, जो भी रेप करता है, उसकी मेडिकल जांच होती है। उसमें से उसकी बॉडी पे से जितने सीरम है, कोई बाल है, वो सारे बिल्कुल छोटे छोटे जितने भी तत्व मिलते हैं, कण मिलते हैं, उन सभी को एक सबूत के तौर पर काम में लिया जाता है। उसके बाद में सीआरपीसी सेक्शन 211 है, इसके तहत चार्ज लगाया जाता है 375, 376 जो भी क्राइम किया जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 334 है, इसके तहत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है। और एविडेंस की एक आपको जानकारी मिली होगी, एविडेंस का भी एक सेक्शन है, सेक्शन 15। इसमें बताया गया है कि यदि कोई काम, एक तो होता है कोई काम कैजुअली हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, मतलब दुर्घटनावश, और एक होता है इंटेंशनली कोई काम करना। तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति काम इंटेंशनली करेगा, पूरा सोच समझ करके प्लानिंग से करेगा, तो वो क्राइम है। लेकिन एक्सीडेंटली कोई काम हो गया तो ऐसी स्थिति में उसे क्राइम नहीं माना जाता। तो इस एक वीडियो के माध्यम से आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस तीनों एक्ट की जानकारी मिली है। इसीलिए मैंने मेरी ये जो सीरीज है इसको नाम दिया गया है क्राइम स्टोरी विद आईपीसी एंड सीआरपीसी। उम्मीद करता हूं ये जो सेक्शंस है इसकी जानकारी समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई लगता है जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आई, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको जरूर नई जानकारी दूंगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में साथियों। एक निवेदन भी है, जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।